अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो अलबरूनी जो है महमूद गजनी के साथ भारत आया। उसके बाद देखेंगे तहकीक-ए-हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत दिया गया है। तहकीक-ए-हिंद, तो इसमें जो है अलबरूनी के बारे में दिया गया है। उसके बाद फिर पढ़ेंगे गुप्त काल में कि गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था। तो गुप्त काल में फाहियान जो है वह भारत आया था। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा है? तो वह अरबी भाषा में लिखा है। उसके बाद देखते हैं कि इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो मोरक्को का वह निवासी था। इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। तो इससे ऑब्जेक्टिव जो है लगभग 1 या 2 क्वेश्चन निकलता है, पूछता है एग्जाम में। और उसके बाद हम पढ़ेंगे उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद में देखेंगे कि हम 1492 ईस्वी 1498 ईस्वी में ही देखे थे कि 1492 में अमेरिका की खोज और 1498 में जो है भारत की खोज। तो उसमें देखेंगे कि भारत में आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? तो सबसे पहले भारत में आने वाला था वह था पुर्तगाली, जो 1498 ईस्वी में आया था। और प्रथम यात्री जो था वह था वास्को डी गामा। उसके बाद देखेंगे कि पुर्तगाली जब भारत आता है अपना उपनिवेश बनाता है और 1510 ईस्वी में वह पुर्तगाली गोवा पर पूर्ण रूपेण अधिकार कर लेता है। इसके बाद देखेंगे कि कर्नवालिस कोड कब बना। कर्नवालिस, लॉर्ड कर्नवालिस के बारे में जब पढ़े थे उस समय, तो कर्नवालिस कोड जो है 1793 ईस्वी में बना था। उसके बाद संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? संथाल विद्रोह जो है वह हुआ लॉर्ड डलहौजी के समय 1853 में। पढ़ेंगे कि संथाल विद्रोह 1853 ईस्वी में। अस्थाई बंदोबस्त का संबंध किससे है? तो लॉर्ड कर्नवालिस का पढ़ेंगे कि लॉर्ड कर्नवालिस के समय में ही अस्थाई बंदोबस्त लाया गया था। संथाल विद्रोह के नेता कौन कौन थे? तो सिद्धू एवं कान्हो। अस्थाई बंदोबस्त के जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड कर्नवालिस को। यह जो है अस्थाई बंदोबस्त किस पर आधारित? तो अस्थाई बंदोबस्त पढ़ेंगे कि यह कृषि पर आधारित है। अस्थाई बंदोबस्त, महलवारी व्यवस्था, रैयतवारी व्यवस्था, यह सब कृषि पर आधारित है। और यह व्यवस्था जो अस्थाई बंदोबस्त लागू हुआ था वह बंगाल में लागू हुआ था। रैयतवारी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता था? तो वह भूमि का स्वामी जो किसान होता था। उसके बाद महलवारी देखते हैं कि महलवारी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? मार्टिन बर्ड के द्वारा लागू किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में कब हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में 1600 ईस्वी में हुआ था। और दामिन ई को क्या था? एक क्वेश्चन पूछता है कि दामिन ई को क्या था और इसका संबंध किससे था? तो यह एक भूमि का भाग हुआ करता था, भूभाग। फिर मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा, जो झारखंड में पड़ता है। तो मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? बिरसा मुंडा। उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था? उलगुलान विद्रोह का भी संबंध वहीं से है, तो उसका भी नेता कौन था? बिरसा मुंडा। इसके बाद हम देखेंगे 1857 की क्रांति। और 1857 की क्रांति से पहले हम पढ़ेंगे लॉर्ड डलहौजी के बारे में कि लॉर्ड डलहौजी का एक सिद्धांत पढ़े थे, हड़प नीति, व्यापगत का सिद्धांत, जिसके आधार पर बहुत सारे प्रांतों को हड़प लिया गया था। तो इसमें एक क्वेश्चन पूछता है कि व्यापगत के सिद्धांत का संबंध किससे है? व्यापगत के सिद्धांत का संबंध लॉर्ड डलहौजी से है। और लॉर्ड डलहौजी के समय में ही हम पढ़े थे कि भारत में पहली बार रेलवे लाइन की शुरुआत किया गया था 1853 ईस्वी में।
उसके बाद देखेंगे कि 1857 की घटना जिस समय घटी थी, क्रांति हुई थी, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो जिस समय 1857 का विद्रोह हुआ था, उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तो देखें कि चर्बी वाला कारतूस, जो गाय का और सुअर का चर्बी से बना हुआ कारतूस था, वही तत्कालिक कारण बना था। 1857 की क्रांति आरंभ कब हुई थी? तो 1857 की क्रांति मेरठ से 10 मई को आरंभ हुआ था। अब देखते हैं कि अलग अलग जगहों पे 1857 की क्रांति में कौन कौन से शासक नेतृत्व किए थे। तो सबसे पहला बिहार को देखते हैं कि बिहार में 1857 की विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? तो कुंवर सिंह, जो जगदीशपुर के एक जमींदार थे। इसके बाद फिर लखनऊ में 1857 के विद्रोह का संचालन किसने किया? तो बेगम हजरत महल। और क्वेश्चन अगर पूछता है कि अवध में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल। यानी अवध भी लिखता है या लखनऊ लिखता है, दोनों का आंसर क्या होगा? एक ही होगा। इसके बाद हम देखेंगे कि झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लक्ष्मीबाई। और लक्ष्मीबाई का एक और नाम याद रखेंगे, बचपन का नाम जो था मणिकर्णिका, शादी के बाद उसका नाम लक्ष्मीबाई रखा जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे औपनिवेशिक शहर कि उपनिवेश जो बनाया गया था उसमें औपनिवेशिक शहर किस किस को और कौन बनाया था। तो पहले ही पढ़े कि सबसे पहले पुर्तगाली आया था। तो भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? वास्को डी गामा, जो 1498 ईस्वी में कालीकट तट पे आया था। उसके बाद देखेंगे कि अंग्रेजों के द्वारा जो है 1600 ईस्वी में सबसे पहला देखे कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में हुई। और उसके बाद देखेंगे कि फोर्ट विलियम नाम का शहर कलकत्ता में एक बसाया था। कौन? अंग्रेजों ने। कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंदी बस्ती का नाम जो था वह था फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित था? तो वह कलकत्ता में था। इसके बाद एक देखेंगे गेटवे ऑफ इंडिया भारत के किस शहर में है? तो गेटवे ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो वह बंबई में है। और एक हम लोग जानते हैं कि इंडिया गेट दिल्ली में है। और गेटवे ऑफ इंडिया जो है वह बंबई में पड़ता है, जिसका निर्माण जो है 1911 ईस्वी में हुआ है। और 1911 ईस्वी में एक और घटना याद रखेंगे कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना, दिल्ली कलकत्ता से राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित किया गया। और एक देखेंगे वहीं बंबई में कि चोल इमारतें किस नगर की प्रमुख विशेषता है? तो वह बंबई की। क्वेश्चन क्या है कि चोल इमारतें किस नगर की प्रमुख विशेषता है? तो वह बंबई की। इसके बाद देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम की बात करेंगे कि आजादी के समय। तो सबसे देखेंगे कि 1857 की क्रांति की बात, 1857 की क्रांति जब समाप्त हुई थी तो 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था A.O. ह्यूम की अध्यक्षता में। तो सबसे पहले याद रखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 ईस्वी में। और उसमें देखेंगे कि प्रत्येक साल जो है उसके लिए एक पद का चुनाव होता था, अध्यक्ष का पद। तो हर साल उसके नए कांग्रेस के नए अध्यक्ष बनेंगे, जिसमें कुछ हमको ध्यान रखना है। तो उसमें एक ध्यान रखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। और यहीं पे क्वेश्चन देता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो जब भारतीय महिला की बात आएगी तो सरोजनी नायडू। और इसके बाद हम फिर देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन बना था? जॉर्ज मूल।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज मूल। उसके बाद देखेंगे कि महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे कि 1885 के बाद जो है 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी जो पेशा से क्या थे, महात्मा गांधी के जीवनी के बारे में जानते हैं कि उनका जन्म कब हुआ था। तो वह पेशा से एक वकील थे। वकालत करने के लिए 1893 ईस्वी में वह दक्षिण अफ्रीका गए थे। और उसी समय याद रखेंगे कि विवेकानंद भी 1893 ईस्वी में अमेरिका गए थे। कौन? विवेकानंद। उसके बाद महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब पहुंचे? तो दक्षिण अफ्रीका कब गए? 1893 ईस्वी में। और वह 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। और उसके बाद की घटना देखेंगे कि कांग्रेस का जब स्थापना होने के बाद सबसे पहला अंग्रेजों की चाल जो पढ़े थे, फूट डालो और शासन करो, उसी नीति के तहत 1905 ईस्वी में 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कर दिया था। तो एक क्वेश्चन आता है कि अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कब किया? तो 1905 ईस्वी में 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। और उस समय हम पढ़ेंगे दो आंदोलन चला था। एक तो स्वदेशी आंदोलन चला था और एक बंगभंग आंदोलन। उसके बाद 1905 में बंगाल का विभाजन होता है। 1906 में फिर पढ़ेंगे मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। 1907 में पढ़ेंगे कांग्रेस का विभाजन होता है गरम दल और नरम दल में। और गरम दल में जानते हैं लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। 1908 में पढ़ेंगे कि तिलक जेल गए थे। तो ये चार क्रम जो है ध्यान रखेंगे कि अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कब किया। तो 1905 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 ईस्वी में। प्रथम बार कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। 1908 ईस्वी में तिलक जेल गए थे और जेल जाने के बाद वहीं एक पुस्तक की रचना किए थे, गीता रहस्य। और गांधी जी जब वापस लौटकर आते हैं तो सबसे पहला जो सत्याग्रह आंदोलन चलाए थे वह चलाए थे 1917 में, चंपारण सत्याग्रह। तो यहां से गांधी जी को देखेंगे कि महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कब और कहां प्रारंभ किया। तो यह चंपारण में 1917 में प्रारंभ किए थे। और यह चंपारण पड़ता कहां है? तो यह पड़ता है बिहार में। इसके बाद फिर देखेंगे 1919 में एक घटना घटा था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो 1919 में, जिसमें 13 अप्रैल 1919 को यह घटना हुआ था। तो उससे पहले एक डॉक्टर सतपाल और सफुद्दीन किचलू को अंग्रेज अधिकारी क्या किया था, उसको जेल में डाल देने के कारण उसी के विरोध में, उसी के लिए जलियांवाला बाग में जो है लोगों की बैठक थी, वहां पे मेला लगा हुआ था। और उसी में जनरल डायर जो है गोली चलाने का आदेश दे दिया था निहत्थे लोगों पर, जिसमें हजारों व्यक्ति मारे गए थे। और उसके बाद फिर अगला देखेंगे 1919 के बाद कि असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। तो असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। फिर उसी क्वेश्चन को लिखता है कि 1920 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ। तो 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन हुआ था। और उसके बाद की घटना देखेंगे कि एक डांडी यात्रा। और डांडी पड़ता कहां पे है? तो यह गुजरात में पड़ता है। तो डांडी यात्रा 1930 ईस्वी में किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी ने। यह जो है साबरमती आश्रम से चलकर डांडी तक जाकर नमक का विद्रोह, नमक का विरोध किया गया था। और नमक पर जो टैक्स लग रहा था उसे अंग्रेजों के द्वारा बार बार प्रयत्न करने के बाद भी महात्मा गांधी इस पर सहमत नहीं हुए थे। यह साबरमती आश्रम से 322 किलोमीटर पड़ता है डांडी। यह 24 दिनों तक यह यात्रा चला था, जो 12 मार्च को शुरू होकर के 6 अप्रैल को समाप्त हुआ था।
तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि दांडी यात्रा जो 1930 में प्रारंभ की गई थी, तो यह दांडी किस जगह पड़ता है? तो यह दांडी गुजरात में पड़ता है। दूसरा याद रखेंगे कि दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ किया गया था? तो साबरमती आश्रम से। कहां तक या कितना? 322 किलोमीटर की दूरी, 24 दिन इसमें लगा था। और उसके बाद उसी 1930 में जब नमक का विरोध करने के बाद अंग्रेजों के द्वारा 3 गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया था गांधी जी से बात करने के लिए। तो गोलमेज सम्मेलन को देखेंगे कि गोलमेज सम्मेलन जो है 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ। पहला 1930 में, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में। तो इसमें जो है गांधी जी जो है मात्र दूसरा गोलमेज सम्मेलन, एक क्वेश्चन पूछता है कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था उसी में गांधी जी भाग लिए थे। और उसके बाद जब सम्मेलन सफल नहीं हुआ था, वहां से लौटने के बाद 1932 में फिर गांधी जी को जेल में डाल दिया जाता है। और उसके बाद भीमराव अंबेडकर और कांग्रेसों के बीच जो है एक समझौता होता है। और उसी समझौता के बारे में हम देखेंगे कि उसी का नाम दिया गया है पूना समझौता। तो पूना समझौता कब हुआ था? 1932 ईस्वी में। किसके साथ? कांग्रेस और भीमराव अंबेडकर के साथ। और इसके बाद हम देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस कब बने थे? तो 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस बने थे, लेकिन 1939 में ही देखेंगे कि वह अपने पद से रिजाइन मार दिए थे। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, जब गांधी जी जेल से बाहर निकलते हैं 1932 में, तो वहीं से वह एक आंदोलन प्रारंभ करते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन। फिर क्वेश्चन एक आता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। इसके बाद हम देखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन चला था 1942 में। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो महात्मा गांधी ने। उसी आंदोलन में करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिए थे। तो एक क्वेश्चन आता है कि करो या मरो का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने। इसके बाद कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया? तो 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। और उसी के बाद हम देखेंगे कि संविधान की रूपरेखा तैयार होना शुरू हो गया। 2 डोमिनियन स्टेट्स की बात हुई थी, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। तो भारतीय संविधान की कैबिनेट मिशन आने के बाद भारतीय संविधान पढ़ेंगे कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। कब? 9 दिसंबर 1946 को। और संविधान सभा की प्रथम जब बैठक हुई थी तो बैठक में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो थे वह थे सच्चिदानंद सिन्हा। और उन्हीं को, सच्चिदानंद सिन्हा को, वो अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। फिर 9 दिसंबर के जस्ट 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है। और उस बैठक में सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। उसके बाद है एक क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान की संप्रभुता निहित है। तो भारतीय संविधान की संप्रभुता जानते हैं कि देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। और भारतीय संविधान की संप्रभुता जो है निहित राष्ट्रपति में ही होता है। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान जो बनकर तैयार हुआ था उसके प्रारूप, उसकी रूपरेखा को तैयार कौन किए थे? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। उसके बाद पढ़ेंगे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। और भारतीय संविधान कितने दिनों में बनकर तैयार हुआ था? तो भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से बनाने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा था। 26 नवंबर 1949 को यह बनकर के तैयार हुआ था, जिसमें कुछ लागू भी किया गया, लेकिन पूर्ण रूपेण की जब बात करेंगे तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया।
अब बात करते हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, जब भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 को बना था और 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था। भारत को कब गणतंत्र घोषित किया गया? तो भारत को 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र घोषित किया। और सारे प्रश्नों को, इतिहास के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, जो संभावित प्रश्न हैं वार्षिक परीक्षा में आने, इसमें संग्रह किया गया है। इसमें भाग 1 और भाग 2 वीडियो है, दोनों वीडियो को देखें, इसका नोट्स तैयार करें। थैंक यू, धन्यवाद।